Hello everyone, this is Om Prakash. Welcome to our YouTube channel Ascension Institute. आज की इस क्लास में हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। ओके, सबसे पहले हम फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? दैट फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and a various constituent units of the country। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द स्टेट्स, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होती है फेडरलिज्म में। ठीक है, एंड one is government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The other are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of the state। यानी एक तो गवर्नमेंट होती है कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए, ओके, जो किससे रिलेटेड डिसीजन लेती है, किन सब्जेक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेती है, जो पूरे के पूरे नेशन से इंपॉर्टेंट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। और एक होती है स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट, जो डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फेडरलिज्म क्या है? जिसमें पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है? जो पूरे के पूरे नेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में डिसीजन लेती है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की डे टू डे फंक्शनिंग से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। हमने चैप्टर 1 में दो स्टोरीज पढ़ी थी, एक थी बेल्जियम की और एक थी श्रीलंका की। बेल्जियम, आपको पता है कि बेल्जियम में 1993 में फेडरलिज्म आया था। उससे पहले भी बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट्स थी, बट उनके पास इतनी पावर नहीं थी, सारी की सारी पावर सेंटर के पास थी। लेकिन 1993 के बाद जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, उसके बाद स्टेट्स के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी पावर है। ठीक उसी प्रकार हमने एक श्रीलंका का भी एग्जांपल देखा था, लेकिन श्रीलंका में सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। हालांकि तमिल्स ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी, बट एक सेपरेट स्टेट श्रीलंका में नहीं बना था तमिल्स के लिए। और श्रीलंका आज भी यूनिटरी गवर्नमेंट है, यानी सारी की सारी पावर श्रीलंका में किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ओके, यूनिटरी सिस्टम यानी जिसमें सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और वहीं फेडरल सिस्टम जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, हमने चैप्टर फर्स्ट में दो स्टोरीज के बारे में देखा था। इसमें से एक स्टोरी थी बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम हम देखते हैं कि उसमें फेडरल सिस्टम था। वहीं हम श्रीलंका के बारे में देखते हैं तो उसमें फेडरल सिस्टम नहीं था, वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट थी। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो ओनली लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या जो स्टेट्स होते हैं वो उसके सबऑर्डिनेशन होते हैं, उसके कंट्रोल में होते हैं। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे, ईदर द सेंट्रल गवर्नमेंट
is the only level of government or subunit report to it। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और या फिर अगर सब यूनिट होगी भी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगी। वहीं फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है, गवर्नमेंट की पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। इसमें क्या होता है, द पावर इज divided between central government and state government। यानी किसी एक ऑर्गन्स के पास पावर नहीं होती है फेडरलिज्म में, पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ओके, और इसमें क्या होता है फेडरलिज्म में, सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यूनिटरी सिस्टम में, वो उसको डायरेक्शन देता है, ऑर्डर देता है, और स्टेट गवर्नमेंट को उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट government and state government has to work accordingly। But in the federal system, central government can't order the state government। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आदेश नहीं दे सकती, निर्देश नहीं दे सकती कि उनके अकॉर्डिंग काम करो। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है, वो उसको इंडिपेंडेंस होती है कि वो इंटरनली डिसीजन ले सकती है, पॉलिसीज बना सकती है। ओके, तो इसमें लिखो द सेंट्रल government can't order the state government to do something। ओके, डिफरेंस समझ आया। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या होता है डिफरेंस, यूनिटरी सिस्टम में तो सारी की सारी पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, और जो सब यूनिट होगी उसकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करना होगा। वहीं हम देखते हैं कि जो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो पावर होती है ना, वो डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। किसी एक ऑर्गन्स के पास पूरी पावर नहीं होती है फेडरल सिस्टम में। और सेकंड डिफरेंस हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती है कुछ करने के लिए,
स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, अपनी पॉलिसीज खुद बना सकती है, अपने लॉज खुद बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती है इन फेडरल सिस्टम। ओके।